मैं चाहूँगी एक छोटी सी कहानी हमारी इस सभा को सुनाएं। अब देखिए ना, वहाँ पर सिंगर है, उनसे कहा जाता है ये 2 लाइन गाकर सुना दीजिए, आप डांस करके दिखा दीजिए। अब एक कहानीकार से क्या कहा जाए? मैं आपसे यही गुज़ारिश करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी हम सबको सुनाएं। सुननी है? कहानियों की फितरत ये होती है कि समय भी उनको बहुत है वैसे हमारे पास। आधे में छोड़ा नहीं जा सकता। आधे में मत छोड़िए आप। चलिए मैं अपने फ़ोन से निकालूंगा कुछ। और कविताएं तो हैं ही। हाँ, तब तक हम आप कुछ और मुझे पूछ लीजिए। आई विल टेक आउट अ स्मॉल स्टोरी एंड आई विल नरेट इट। तब तक कुछ और आप नहीं, तब तक कुछ और ये कि अब आपकी किताबें भी हैं जो आगे जिसके बारे में आज जी यहाँ पर नीलेश हमसे शेयर करेंगे। क्या उसको कह रहे हैं? स्लो इम्प्रिंट। स्लो इम्प्रिंट। स्लो इम्प्रिंट। हाँ, तो स्लो की थॉट जैसे जैसे आगे बढ़ी है, तो ये हुआ है कि हमने उसको अलग अलग तरीके से तो पहले हमने अलग अलग स्लो इंटरव्यू किया। स्लो बाज़ार है जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स का स्टोर है। फिर हमने लास्ट ईयर एक म्यूज़िक लेबल खोला स्लो म्यूज़िक के नाम से। और जैसा आप जानती हैं कि जिसका बैट होता है वही कैप्टन होता है, तो सबसे पहले मैंने ही अपने बचपन की ख्वाहिश को पूरा किया और एल्बम रिलीज़ किया। और अब हम किताबों को लगातार रिलीज़ करेंगे। और हिंदी में हमने ये इम्प्रिंट किया है वेस्टलैंड पब्लिशर्स के एका के साथ, जिसमें हम साफ़ सुथरा साहित्य करना चाहते हैं, जिसमें कहानियों से लेके बच्चों के साहित्य तक हो और अलग अलग विषयों पे। वो भी हमने 5 किताबें लॉन्च की हैं। मैं अभी उनके कवर्स आपको दिखाता हूँ। पर सोच हमेशा यही कि क्योंकि एक सवाल बड़ा अगर जूम आउट करके देखें कि डिसेंसी भारत में इंसेंटिवाइज नहीं है। डिसेंट कंटेंट करना आसान नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम डिसेंट कंटेंट समझता नहीं है। एल्गोरिदम डिवाइसिव कंटेंट समझता है, उत्तेजक कंटेंट को समझता है। एल्गोरिदम के अलावा जो ऑडियंसेस हैं, रील्स डिवाइसिव कंटेंट समझती हैं। अब अगर आप कुछ भी कह रहे हैं, आप हेल्थ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जो सेंसेशनल है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं आई विल ओनली डू मीनिंगफुल कंटेंट, ये तो आग पे चलने जैसा है। और ख़ासकर तब जब आपके पास उसके रिसोर्सेज ना हो। और हमने वो, हमारे जो साथी हैं, हमने सब ने वो आग पे चलना स्वीकार किया है कि हम नहीं, साफ सुथरा काम करेंगे, हम कहानी करेंगे, उसमें कहीं हल्की पोर्नोग्राफी नहीं डाल देंगे हम रोमांस के नाम पे। हम गालियां नहीं डालेंगे उसमें, वो शॉर्टकट्स हैं। तो एक ऐसा इम्प्रिंट जो इस रास्ते को चुने, इस तरह की किताबें करें, और तो वो हम करना चाहते हैं। यार दिवाली की रात किसी के पास है तो दे दो। है आपके पास? अच्छा, शुक्रिया। एक कहानी जिससे मैंने शुरुआत की थी अपने स्टोरी टेलिंग की यात्रा की, उसका एक अंश आपको सुना देता हूँ। ये घड़ी भी यहाँ पे चल रही है, ये लोग भगा देंगे वरना जल्दी से। ये कहानी लिखी है मैंने, और तब लिखी थी जब उस समय तक मैंने कोई भी कहानी नहीं लिखी थी, और ना मैं रेडियो के माइक के सामने गया था, ना मैंने कहानी लिखी थी। मैंने जीवन में ज़्यादातर जो चीज़ें की हैं वो मुझे करना कभी ना आता था, ना किसी ने सिखाया। और ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है, क्योंकि कोई रूल्स नहीं थे। 5 नवंबर 2010, कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज़ एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे बड़े आलीशान मॉल में कोई आदमी कोने में बैठा सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं, अकेलेपन का चैंपियन, एक बार फिर घर से दूर त्योहार पर एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था कि उनका बड़ा बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल के कमरे में अनजान लोगों से फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा।
ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से भरा थाल लेकर छुटकी छज्जे पर खड़ी होगी। पटाखों की आवाज़ सुनकर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सो वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सर? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पर अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियाँ, आलू की सब्ज़ी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का एक छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि उसका बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाऊं और कहूं कि यार मेरी ज़िंदगी लौटा दो। करमचंद की ऐठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे, साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे, रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गज़लें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता, एटलीस्ट आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठाकर चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रखकर भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही पहली बार मुझे मिली थी वो। मैं कितना डरपोक था और वो बम जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है ये। हमारे नेबर शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता। अपने नाम के बिल्कुल विपरीत, जरा भी नम्रता नहीं थी उसमें। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर बैठती थी, लेकिन बुनियाद की लाजो जी को देखकर छुपकर थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था। आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था। रोज मैं और वो साथ मिलकर एंटेना सीधा करते थे। रोज शाम 3 घंटे साथ दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फ़ोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फ़ोन आने लग गए। ज़रा शुक्ला जी के यहाँ से नम्रता को बुला लीजिए प्लीज़। मैं दौड़ दौड़ कर उसको बुलाने के लिए चला जाता। फिर एक दिन किसी लड़के के फ़ोन आने शुरू हो गए। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थीं, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फ़ोन किया। मैंने कहा, 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा तुम कहाँ हो, देखो सब आ गए यहाँ पे। मैंने कहा, पापा ज़रूरी मीटिंग है, आ नहीं पाऊँगा। छुटकी ने फ़ोन छीन लिया। बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई पड़ रही थी। पटाखों की आवाज़ें, बच्चों की चीख पुकार। घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पर खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया मैं। न जाने कब ये अकेलापन मुझे पसंद आने लगा। न जाने कब मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़कर शहर शहर घूमने लगा। अब मुखौटा उतारने से डरता हूं कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या होगा। गाड़ी होटल पर रुकी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले दरबान ने सलाम करके दरवाज़ा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से याद शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूं कि जब होटल वापस जाता हूं तो लगता है कि घर आ गया। कितना
जाना पहचाना तो है सब कुछ। दीवार पर वही बड़ा सा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेडसाइड लैम्प्स, वही बड़ा एलईडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे एक प्यारा सा कार्ड मुझसे पूछता हुआ कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धोकर कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतज़ार करने लगा। लैपटॉप खोला। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और एक्सेल शीट्स का तो बादशाह बन गया हूँ अब मैं। प्रेजेंटेशन की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ भूली हुई पुरानी तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पर एम्बेसडर कार की छत पर बैठा हुआ मैं, नैनीताल झील के किनारे मफलर और मंकी कैप पहने मूंगफली खाते हम सब। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाली थी। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। छत पर समोसे और जलेबी की पार्टी, जब छुटकी की फर्स्ट डिवीजन आई थी तब की तस्वीर। करवा चौथ पर पाँव में आलता लगा के मेहंदी रचाती माँ, पहली बार साड़ी पहनकर शर्माती, फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नज़रें हटा नहीं पा रहा था। ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। मैं फिर से एम्बेसडर कार की छत पर नैनीताल झील के किनारे बेंच पर बैठना चाहता था, खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। दूर याद शहर में, एमजी रोड के पास, वहीं जहाँ पुराना पोस्ट ऑफिस होता था, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी में जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर से पाँव में आलता लगा लिया होगा। गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद हैं, बता देना, दिवाली पे घर नहीं आया तो उसने क्या मिस किया। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाली सीडी फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फ़ोन बजता ही जा रहा था। मैं फिर कार में था, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जो पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पर पूजा के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे होंगे। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा ने दरवाज़ा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पर मैं था। मैं घर आ गया था। ज़रूरी मीटिंग थी ना। माँ ने किचन से निकलकर मुझको ज़ोर से गले से लगा लिया। बोली, पागल, मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है। परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी।